तो मेरा अनुरोध ये रहता है। चलिए, और कौन जुड़ी हैं वो कुछ अपना अनुभव बताएं अगर। हमारे साथ अनीता जी हैं, रोजी जी हैं और लक्ष्मी जी हैं। हाँ लक्ष्मी हाँ, जी, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? सर ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो गणित का जो डर होता है, जो भय होता है, अगर बचपन में ही नहीं उसको सॉल्व किया गया, सुलझाया गया, तो वो बड़े हो के बड़े तक रहता है। मैथ्स सुनते ही बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं और इसको मतलब दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने से आसान हो जाते हैं। तो रोजी जी, लक्ष्मी जी, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं मैम। जी, थैंक यू। तो सर आज आप स्थानीय मान पढ़ाने वाले हैं ना? हाँ, स्थानीय मान पे बात करेंगे हम। जी सर। तो स्थानीय मान को लेकर के यदि हमारे शिक्षक साथी कुछ अपनी बात करें तो हमको वो बात शुरू करने में मदद मिलेगी। तो थान सिंह जी जुड़े हुए हैं, लक्ष्मी हैं, तो वो स्थानीय मान से क्या समझते हैं या बच्चों के साथ काम करते हुए उनको क्या परेशानी आती है? कुछ 1-2 लाइन में अगर बताएं तो हम वहां से फिर बात शुरू कर सकते हैं। स्थानीय मन को लेकर क्या उनकी समझ है और वो क्यों जरूरी है? बच्चे उसमें किस प्रकार की गलतियां करते हैं? इनमें से कोई भी अपने अनुभव जो अगर सुनाएंगे तो हम फिर उस पे आगे बात बढ़ाते हैं। स्थानीय मान के आधार पर हम जब बच्चों के बीच प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसमें जी। जो इकाई और दाही का जो मान रहता है हाँ, और जो सैकड़े का मान रहता है उसमें बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ठीक। 220 लिखा है और वहां पर 20 हुँ, लिखा है और आगे 20 जीरो लिखा है। हाँ, जैसे दो लिखा है 2 हाँ, और 20 लिखा है, हाँ, फिर उसके बाद जीरो लिखे हैं, हाँ, हाँ, तो वो कुल अपने 220 होता है। लेकिन वहां पर वो बच्चा क्या करता है, 2 लिखता है और 200 लिख देता है। 20 को हाँ, 20 नहीं लिखते, 20 से जीरो को नहीं जोड़ करके वहां पर जीरो की जगह में सिर्फ जीरो और लगा देते हैं, तो वो 2200 हो जाता है। आया 200 ठीक। 220 आना चाहिए, हाँ, 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 तो वो ठीक, सीधा सीधा क्या लिखता है, 2200 लिख देता है। वहां पर ये बच्चे को पास थोड़ा सा वही परेशानी होती है। ठीक, बहुत अच्छा, ठीक है। जी और रोज़ी या लक्ष्मी कुछ कहेंगी इसको लेकर के अपने साथ? 1-2 लाइन जो भी उनको लगता है, वो थोड़ा बताएँ वो। हेलो, मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ कोई भी बोलिए। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? रोज़ी, लक्ष्मी? रोजी जी, लक्ष्मी जी, आप लोग को आवाज आ रही है? यस सर। आप हाँ, लोग को बताइए, आपको कुछ भी बोलिए, 1 आध लाइन बोलिए कम से कम। इसके बारे में हाँ, स्थानीय मान के बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। तो स्थानीय मान को लेके जब भी हम कक्षा में काम करते हैं या उसको लेकर के हमको जो परेशानी होती है, उसके बारे में कुछ बताइए, 1 आध 2 वाक्य बताइए। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आप सभी को याद होगा कि जब हमने संख्याओं को बनाने की बात की थी, अ, नेहा जी को हो रहा क्या है सर? कुछ कर इनको आवाज गूंज रही है, कुछ अपन ठीक कर सकते हैं क्या? हेलो, हेलो। जी सर। जी सर, वो हाँ, अब ठीक है, चलिए। जी तो मैं ये बात कर रहा था कि स्थानीय मान जो अवधारणा है वो बात की अवधारणा जरूर है,
लेकिन उसकी नींव उसी समय पड़ जाती है जब हम बच्चों को संख्याएं सिखा रहे होते हैं। बच्चे जब संख्या बनाना सीख रहे होते हैं तभी उनको समझ में आ जाता है कि स्थानीय मान का मतलब क्या है। आप जरा शुरू की कक्षाओं को याद करें, वहां पर हमने संख्याएं जो बनती हैं उसके बारे में किस तरह की बात की थी। तो आपको याद होगा कि हमने बंडलों का और खुली वस्तुओं का उपयोग किया था और बच्चे को पहले चीजों को गिनना सिखाया था। गिनने के बाद फिर हम बंडलों के साथ गिनना सिखाया और बंडलों को और खुली चीजों को लिखने के बारे में बताया। तो जैसे बच्चा 22 लिखता है तो 22 जो नाम है, तो 22 एक नाम है जो एक खास समूह को बताता है। तो इसमें वो देखता है कि 22 चीजें होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा गिनते चले जाएं तो हमारी गिनती 22 तक पहुंचती है जब उन चीजों को गिनते हैं। और लिखने के लिए हमने कहा था कि हम बंडल बनाएंगे, तो 10-10 के जब हम बंडल बनाते हैं तो हमने 22 को इस तरह से लिखना सीखा था कि 10-10 के 2 बंडल हैं और 2 चीजें और मौजूद हैं और हमारी गिनती गिनते हुए 22 तक जाती है। तो जिसको हम 22 कहते हैं वो संख्यांकों के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है। ये हमने बच्चों के साथ काम किया था और बच्चों ने यदि इस तरह से काम किया तो इस आकृति को देख के उनको समझ में आएगा ये 2 चीजों के बारे में बात कर रहा है और ये 10-10 चीजों के 2 बंडलों के बारे में या 2 समूहों के बारे में बात कर रहा है। ये उनको संख्या को देखकर समझ में आ जाता है। तो यही समझना स्थानीय मान की समझ है कि किसी संख्या को देखकर बच्चा समझ जाए कि ये क्या बता रहा है और ये क्या बता रहा है। तो ये जब समझ उसके अंदर आएगी तो इसका मतलब है कि उसको स्थानीय मान की समझ आ गई है। और यही करते करते हम जब हमारी गिनती आगे बढ़ती है, जब हम 22 में एक एक चीजें और मिलाते चले जाएं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये संख्या 29 बन जाएगी। तो 29 को कैसे लिखा जाएगा ये बच्चा देख के बता देगा कि अगर 29 चीजें हैं, 29 लकड़ियां हैं, तो उन लकड़ियों में 9 तो लकड़ियां खुली हैं और 10-10 लकड़ियों के 2 बंडल हैं। तो जब ये 2 को देखेगा तो चूंकि इसने 2 को अपने मन से लिखा है, देख के लिखा है कि 2 यहाँ पर क्यों होना चाहिए, उसको मालूम है कि 2 बंडल थे तो इन 2 बंडलों को मैंने लिखा है। तो यहाँ पर बता रहा है कि 2 बंडल हैं और 9 खुली चीजें हैं। तो इसको देख कर ही बच्चों को समझ में आता है कि 2 क्या बता रहा है, 9 क्या बता रहा है और इसका नाम है 29। ये उस बच्चे को पता रहता है क्योंकि उसने इस 29 को गिन के फिर उसने 2 और 9 का ये ढांचा बनाया है। तो ये बात तो बच्चे को पता होती है। अब इसी को हम फिर से उसका स्मरण कराते हैं कि जब तुम्हारी गिनती बनी थी तो कैसे बनी थी। फिर हम चाहे तो यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं। जब इसमें एक और चीज मिला दें तो 30 बनता है। 30 कैसे बनता है कि ये जब 10 हो जाता है तो इसका एक बंडल और हो जाता है, तो 2 बंडल और एक जो नया बंडल बना है वो 3 बंडलों को बताता है और खुली चीजें कुछ नहीं बचती और गिनती गिन के बोलता है कि 30 चीजें हैं। तो गिनती इस तरह से आगे बढ़ती है। जब इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते मान लीजिए वो 95 तक आ गया, तो 95 में क्या देख रहा है, ये 9 इसलिए यहाँ पर है कि ऐसे 9 बंडल हैं चीजों के और हर एक बंडल में 10-10 चीजें हैं। उन बंडलों के अलावा 5 चीजें और हैं, तो जो प्रदर्शित कर रहे हैं हम संख्याओं को, उसमें हम बंडलों के स्थान पर 9 लिखते हैं और चीजों के स्थान पर 5 लिखते हैं और गिनती आती है 95। तो 95 तो उसका नाम हो गया। उस नाम को लिखने के लिए ये संख्याओं के संकेतक हो गए, अंकों के संकेतक हो गए और एक लिखने का ढंग हुआ। तो 95 वाली जो संख्या बच्चा उसको इस तरह समझता है। ये जब गिनती आगे बढ़ती है और जब 99 पे या 99 पे जब पहुंचते हैं तो वहां पर हमको बात करनी पड़ती है कि 99 माने क्या। तो बच्चे को पता है कि ये जो 9 है वो 9 बंडलों की बात कर रहे हैं 10-10 के, और ये जो 9 है वो 9 खुली चीजों की बात कर रहा है। और धीरे धीरे मैंने आपसे ये कहा था कि हम बंडल और वस्तुओं का उपयोग करने के बजाय धीरे धीरे हम संकेतों का इस्तेमाल करेंगे। और संकेतों में हम जैसे कार्ड का इस्तेमाल किए, एक पीला कार्ड ले लिए, मान लीजिए पीले रंग का कार्ड है जो दहाई को बताता है और एक सफेद कार्ड है जो इकाई को बताता है। तो 9 सफेद कार्ड जो हैं वो इसको बता रहे हैं, 9 को बता रहे हैं और 9 पीले कार्ड इसको बता रहे हैं। तो अब जब 99 बन गया तो इसको आप चाहें तो बंडलों के माध्यम से भी कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ पर 9 बंडल ले लें, कोई खर्च नहीं है। शुरू की स्थिति में ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। ये 9 बंडल हो गए और ये 9 चीजें हो गई। तो ये 99 का चित्र हो गया। तो कई तरीके हो सकते हैं। एक तो हम
99 यहाँ पर उसका नाम बता रहे हैं, और 99 के बाद हम बता रहे हैं कि 10-10 के 9 बंडल हैं, और एक चीज 9 चीजें और हैं। 99 के बाद जब 100 पे हम आते हैं तो 100 कैसे बनता है? 100 बनाने के लिए पहले तो इसमें हमको एक चीज और शामिल करनी पड़ेगी। एक कंकड़ है या एक तीली, जो भी हम ले रहे हैं, तो एक चीज और शामिल करनी पड़ेगी और वो गिनती बनेगी 100। तो 100 में क्या हो रहा है कि 9 के 10-10 वाले 9 बंडल हैं और 10 चीजें हैं। तो जैसे ही 10 चीजें होती है तो हम यदि लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो या तो हम यहाँ पर बच्चे देख के लिखेंगे, यहाँ 9 है और यहाँ पर वो चीजें हैं 10। तो 9 और 10 लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि हमको ये बात पता है कि इन सब गिनतियों को बनाने में ये 3 कब आया था? जब यहाँ पर एक और हो गया तो एक बंडल नया बना, 3 बना। ये 9 कैसे आया था? कि जब 89 में एक और चीज मिल गई, 90 बन गया, तो बंडल 9 हो गए। तो वही बात यहाँ पर बच्चों को समझ में आएगी। जब ये चीजें 10 हो गई तो 10 चीजें खुली नहीं रहेंगी, इन 10 चीजों का एक बंडल बन जाएगा और ये बंडल बन के हमारे सामने यहाँ आ जाएगा। तो एक बंडल और हो गया, तो 10 बंडल हो गए और यहाँ कुछ चीजें हो गई। तो अब चूंकि 10 बंडल है तो हमारी जो अधिकतम संख्या है वो तो यहाँ पर 9 होती है। तो हम फिर क्या करेंगे? फिर हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि इन 10 बंडलों का एक बड़ा बंडल बनाएंगे। तो इन सभी 10 बंडलों को हटा के हम एक बड़ा बंडल बनाएंगे। ये मान लीजिए बड़ा बंडल है सपोज, और यहाँ पर हमारे पास 10 छोटे छोटे बंडल शामिल हैं। तो ये 10 बंडल बन गए चीजों के। अब छोटे बंडल कितने बचे? एक भी नहीं बचा, तो ये जगह खाली हो गई। और अलग अलग चीजें कितनी बची? ये भी एक नहीं बची। तब हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसी स्थिति में हम फिर जो खंड बनाएंगे वो होगा एक बड़ा बंडल और एक बंडल और एक खुली चीजें। इस तरह से बच्चे ने गिनती बनाई थी, तो उसी को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हम 100 की बात कर रहे हैं। तो 100 को जो बनना है कैसे हो रहा है देखिए, यहाँ पर उस प्रक्रिया को आपने देखा। अब हमसे पूछे खुली चीजें कितनी है, तो बच्चा बताएगा खुली चीजें तो हैं 0। बंडल छोटे वाले कितने बचे? बिल्कुल नहीं बचे, क्योंकि सारे 10 बंडल के एक बड़े बंडल को के रूप में हमने बदल दिया। तो छोटे बंडल बिल्कुल नहीं बचे। और जो बहुत बड़ा बंडल है, ये जो इनसे बड़ा बंडल है, वो कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 1, छोटा बंडल बिल्कुल नहीं है, माने 0 है, और खुली चीजें भी 0 है। तो गिनती क्या हुई? एक बड़ा बंडल, 0 छोटे बंडल और 0 खाली चीजें। और गिनती क्या हो रही है? इसको हम कह रहे हैं 100। तो ये 100 का जो बनना है, बच्चा जब प्रैक्टिकली देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि जब मैं 100 कहता हूँ तो उसमें एक बड़ा बंडल होता है और 0 छोटे बंडल होते हैं, 0 चीजें होती है। तो जिसको हम 100 कह रहे हैं, जिसका नाम हमने 100 रखा हुआ है, उस 100 को लिखने का, ये चीजें दिख नहीं रही हैं आप लोग को, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए अब दिख रहा है शायद। तो ये बात उनको समझ में आएगी कि जब बंडल सारे बंडल मिल जाते हैं तो बड़ा बंडल बनता है। तो जिसको हम 100 कहते हैं वो इस तरह से लिखा जाता है, 1 बहुत बड़े बंडल के लिए, 0 छोटे बंडल के लिए और 0 जो खुली चीजों के लिए। और हमारी गिनती को हम बोल क्या रहे हैं? 100। तो जब 100 को समझता है तो इस ढंग से समझता है। अब थोड़ा सा अब आगे देखिए, 100 के बाद जब गिनती आती है तो क्या होता है? हम कायदे सैकड़ा लिखने के बजाय पहले तो यही लिखें, जैसे हम लिखें कंकड़, लिखें थैली, लिख दें यहाँ पर, और एक बड़ी थैली। या तो आप कुछ और भी रख सकते हैं। तो कंकड़ कितने थे? 0 थे। छोटी थैलियां 0 थी और बड़ी थैली 1 थी, जिसमें 10-10 चीजों के 10 बंडल थे, और इसको हमने नाम दिया 100। अब इसमें हम गिनती आगे बढ़ाते हैं, इसमें एक चीज और शामिल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यदि हम चित्र के रूप में देखें तो एक बड़ा बंडल है, 0 छोटे बंडल है, और एक वाली चीज यहाँ पर नहीं है। अब इसमें हम एक शामिल करते हैं, एक चीज और शामिल करते हैं, तो वो एक चीज यहाँ पर इस तरह से आएगी। तो
अब गिनती बन जाएगी 100, जो हम नई गिनती बना रहे हैं वो उसमें क्या होगा, 100 होगा और 1 होगा। तो 101 लिखा कैसे जाएगा? तो 101 लिखने का तरीका बच्चों के यहाँ से मिलेगा। वो देखेगा कितनी चीजें हैं। बड़ा बंडल 1 है तो बड़े बंडल के लिए लिखेगा 1, छोटा बंडल बिल्कुल नहीं है तो उसके लिए 0 लिखेगा। और चीजें कितनी है, कंकड़ कितना है, 1 है। तो जिसको गिनती हम 101 कह रहे हैं वो लिखा कैसे जाएगा? बड़े बंडल के लिए 1 या बड़ी थैली के लिए 1, छोटी थैली के लिए 0 और कंकड़ के लिए या किसी वस्तु के लिए 1। तो जिसको हम 101 कह रहे हैं वो इस तरह से लिखा जाएगा। इसमें एक चीज और शामिल कर दें तो एक चीज कहाँ शामिल होगी, चीजों वाली कंकड़ वाली लिस्ट में शामिल होगी। और गिनती क्या बनेगी, ये बनेगी 102 बनेगी। और लिखा कैसे जाएगा, बड़ा बंडल 1 है, छोटा बंडल 0 है और चीजें कितनी है, 2। तो 102 इस तरह से बनेगा। ये जो लिखना है संख्याओं का, हम जब इस तरह से काम करेंगे तब बच्चा संख्याओं की स्थानीय मान को समझ पाएगा। यदि हम संख्याओं को बिल्कुल रटने जैसा बता दिए कि 522 ऐसा लिखा जाता है, तो 522 को जब बिना समझे लिखेगा तो संख्या की अवधारणा को कभी नहीं समझ पाएगा। तो स्थानीय मान की समझ विकसित करने की तैयारी हमको उस समय करनी पड़ेगी जब बच्चा संख्याओं के साथ काम कर रहा है। अभी अमूमन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने उनको 102 लिखने को कहा तो बच्चा पहले 100 लिखेगा और 2 लिखेगा। उसका तर्क अपने हिसाब से सही है, उसने 100 की जगह 100 लिखा और 2 की जगह 2 लिख दिया, लेकिन हमारे हिसाब से तो गलत हो गया ये। लेकिन बच्चों के समझ में नहीं आता है कि उसने तो सही लिखा है और मजबूरी मान लेता है कि गुरुजी कह रहे हैं इसलिए 102 को मैं ऐसा लिखूंगा, लेकिन वो समझता नहीं है। उसके दिमाग में 102 तो यही होता है क्योंकि वो तार्किक रूप से सही है। 100 हम बोल रहे हैं तो 100 लिख दिया, 2 बोल रहे हैं 2 लिख दिया। तो जब तक चीजों को हम बंडलों की मदद से उनके सामने नहीं रखेंगे, संख्याओं के बनने को बंडलों के माध्यम से, ये बंडल की जगह पर आप संकेतक दूसरे कार्ड या दूसरी किसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब तक ये प्रक्रिया नहीं होगी तब तक बच्चा ऐसी गलतियां करता रहेगा। वही तो बता रहा था सर मैं, वो जो अभी 102 जो लिखे हो ना, हाँ वही हाँ, बात मैं बोल रहा था। पहले पूर्व में बताने का तात्पर्य मेरा वही था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वो सत्य बात है, आप जो कह रहे हैं सत्य है। लेकिन वो गलती जो हो रही है सर, वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि हमने गिनती को उस ढंग से उसको सिखाया नहीं। और बच्चे जी ने सर, चाहे जी सर। जैसे भी गिनती सीखी हो, हमको वापस जाना पड़ेगा संख्याएं जो बन रही हो बन कैसे रही। बच्चा भले जी ये जान रहा है कि 102 का ऐसा लिखा जाता है, वो आप ऐसा लिस्ट बना के बता रहे हैं, सूची बना के बता रहे हैं 102 103 520 को आप बोलते हैं ऐसा लिखना चाहिए 520, लेकिन उसके हिसाब में तो जी 520 ऐसा होना चाहिए, जी जी है कि नहीं? तो वो अपने जी जगह पर सही है। क्यों? जी। क्योंकि उसके पास तर्क है ऐसा कहने की कि सर आप का 500 बोल रहे हो 500 लिख रहा हूँ, 20 बोल रहे हो तो 20 लिख रहा हूँ, उसको आप गलत कह रहे हो, आपको तो आता नहीं गणित, ऐसा वो सोचता होगा, लेकिन बोल नहीं सकता, हम हमसे वो टीचर से नहीं कह सकता। तो वो चुपचाप जी जी स्वीकार करता है कि गुरु जी बोल रहे हैं इसलिए 520 ऐसा होगा, लेकिन समझता नहीं। और इसी जी कारण जी आपको बार बार समझाइए कि स्थानीय मान बनाने के लिए इसमें 100 का गुणा करते हैं, इसमें 10 का गुणा करते हैं, इसमें 1 का गुणा करते हैं, क्यों करते हैं उसको नहीं पता। गुरुजी को भी शायद समझ में नहीं आता क्योंकि उसको मालूम है कि जो अंक यहाँ पर है उसको उसके स्थानीय मान को बताने के लिए 100 का गुणा किया जाता है क्योंकि सैकड़े पे है। ऐसी बात नहीं है। बच्चे को पता होना चाहिए कि वो 5 यहाँ पर क्यों लिख रहा है। यदि उसको पता है कि 1 वहां पर क्यों लिख रहा है, उसको मालूम है कि 100 चीजों को प्रदर्शित कर रहा है। अगर इसकी गिनती आगे आगे बढ़ते बढ़ते 204 पे जाएगी तो उसको पता होगा ये जो 2 बता रहा है वो 100 के 2 बंडल को बता रहा है, छोटे वाले बंडल बिल्कुल नहीं है और 4 चीजें हैं। इसलिए जिसको मैं 204 कह रहा हूँ उसको ऐसा लिखा जाएगा, वो कभी ऐसा 204 को ऐसा नहीं लिखेगा, 204 ऐसा नहीं लिखेगा। तो संख्या बनाते समय ही हमको उसके साथ बात करनी पड़ेगी। तो अब यदि हम बच्चों के साथ स्थानीय मान पे काम करना चाह रहे हैं तो वापस हमको संख्याओं के बनने की तरफ जाना पड़ेगा। भले ही उसने 1000 तक की गिनती सीख ली है हमारे हिसाब से, लेकिन उसको दोबारा से हमको बताना पड़ेगा कि बेटा जब इस तरह की जब चीजें हमारे सामने होती हैं तो उसको हम ऐसा करते चले जाते हैं। ये जब प्रक्रिया उसके साथ होगी तब वो अपने से इन संख्याओं को बनाएगा और अपने से संख्याओं को बनाएगा तो उसके अर्थ को समझते हुए बनाएगा और तब बात उसको स्पष्ट हो पाएगी कि मैं संख्याओं को ऐसा क्यों लिखता हूँ। फिर उसके बाद आप कह दें कि इसमें सैकड़े के स्थान पर जो अंक है उसमें आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा तो वो ऐसा किए बगैर बता सकता है, वो देख के बता देगा। अगर आप बोलते हैं कि आपको 572 लिखना है, 572
72 लिखना है। तो देखिएगा 500 है, तो इसका मतलब है 100 के बंडल कितने हैं, 100 चीजों के बंडल 500 है, इसका मतलब 100 का बंडल 5 है। दहाई के स्थान यहाँ पर बिल्कुल गायब है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 72 हम कह रहे हैं, तो 72 मालूम है 72 में 7 दहाइयां 2 इकाइयां होती हैं, तो 500 के लिए यहाँ पर केवल 5 लिखेगा और 72 लिखना उसको आता है। 72 में मालूम है कि 7 दहाइयां 2 इकाइयां होती, तो 572 ऐसा लिखेगा। अब आप पूछे कि इसमें हर एक का स्थानीय मान क्या है, तो बता देगा कि 5 जो है 5 और 100 का बंडल को बता रहा है, इसलिए इसका स्थानीय मान है 500। इसका स्थानीय मान है 70, क्योंकि 7 दहाइयां हैं, 10-10 के 7 बंडल को बता रहा है, और इसका स्थानीय मान है 2। तो किसी संख्या के स्थानीय मान किसी संख्या में अंकों के स्थानीय मान बता सकता है। जब हम विस्तारित रूप लिखने को कहेंगे तो लिख सकता है। इन सब को जोड़ने पर हमको 572 मिलेगा। तो 572 का जो विस्तारित रूप है वो हो गया 500 धन 70 धन 2। ये सारा काम बच्चा ऑटोमेटिकली करेगा, उसको हमको खाने समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब कोई सवाल है किसी का तो बताइए। कुछ सवाल पूछना है या कोई चीज समझ में आ गई? कान सिंह जी बताइए। जी जी, मुझे तो समझ आ गया सर। मैं तो यही बात ठीक, बंडल के माध्यम से बताओ कि अंक बच्चे को मिलता है, और जहां पर हम सीधा सीधा अंक को बताते हैं तो वहीं पर बच्चे कंफ्यूज गलत होता है, हाँ ऐसे करके मैं बता इसलिए। जी, बिल्कुल जी सही जी है। तो अब करना जी, क्या होगा? हमको बंडल के अब तरीके से बताना पड़ेगा सर। हाँ, भले ही कक्षा तीसरी बच्चे तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो हमको उन जी संख्याओं के साथ फिर से एक बार काम करना पड़ेगा। यही है कि आप जो पहले बहुत लंबे समय तक काम करते थे, अब उतना लंबा समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4-5 जरूरत दिन नहीं में पड़ेगी। बच्चे संख्याओं को उसके अर्थ के साथ समझना शुरू कर देंगे। और जी सर। शुरू में तो आप पूरी उतनी चीजें ले लीजिए, आप 10-10 के बंडल बना लीजिए, लेकिन बाद में आप कार्ड का या किसी मोटी चीज का इस्तेमाल करिए। जैसे कंकड़ पत्थर की बात कर रहे हैं, तो आप मान जी लीजिए जिस कंकड़ को आप 1 मान रहे हैं, तो दहाई के लिए आप थोड़े से बड़े कंकड़ ले लीजिए ताकि वो अलग से पहचान उसकी बनी रहे। सैकड़े के लिए थोड़ा उससे बड़ा पत्थर ले लीजिए, तो वो समझ जाएगी जो सबसे बड़ा वाला पत्थर है वो 100 के लिए आ रहा है, उससे जो छोटा पत्थर है वो 10 के लिए आ रहा है। अब आप उसको बोलिए कि आप इस तरह से लिखिए। एक दूसरा तरीका हो सकता है कि जो हमारे पास नोट होते हैं वो हमारी बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं संख्याओं को समझने में। अब आप वैसे मैं आपके साथ बात कर लेता हूँ थोड़ा नोट के साथ कैसे काम करेंगे। जैसे आप बच्चों को नोट दीजिए और मान लीजिए उसको आप 100 रुपए के 2 नोट दे रहे हैं। ये 100 रुपए के 2 नोट हैं। 10 रुपए के मान लीजिए 4 नोट हैं। ये 10-10 रुपए के नोट हैं। इतना तो हम उनको दिखा सकते हैं, ठीक है। और सिक्के की जगह पर आप बता दीजिए 4 1-1 रुपए के सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं। तो हम बोलेंगे कि भैया इसको तुम वो संख्या के रूप में लिखना है, कुल बताओ कितने हैं। तो हम फिर बताएंगे कि एक वाला कितना है। आप बच्चा तीसरी चौथी मांगे तो धीरे से आप उनके साथ इकाई दहाई सैकड़े शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए जो 1 रुपए है वो इकाई को प्रदर्शित करता है, 10 रुपए जो है वो दहाई को प्रदर्शित करता है, और 100 रुपए जो है वो 100 को माने सैकड़े को प्रदर्शित करता है। तो आप पूछिए कि इसको हम यदि संख्याओं के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। इकाई में देखिए कितने हैं, 5 इकाइयां हैं, ये हो गया 5। दहाई में कितनी दहाइयां हैं, 4 दहाइयां हैं। और सैकड़े वाले कितने नोट हैं, 2 नोट हैं। तो कुल कितने हो गए, 2 सैकड़ा, 4 दहाई और 5। अब इनको आपको बताना पड़ेगा कि इसको हम पढ़ते कैसे हैं। इसको हम पढ़ेंगे 200, और इनको मिला के पढ़ते हैं 45 40। 4 माने 4 दहाइयां माने 40 और 5 45। तो ये संख्या बनेगी 245। तो इस तरह से संख्याओं को हम बहुत सारे प्रतीकों से बना सकते हैं। ये नोट सही के नहीं होंगे तो भी चलेगा, आप कागज के टुकड़े पे आप लिख सकते हैं 100 रुपए के नोट है, 10 रुपए के नोट है, और छोटे छोटे टुकड़े बना सकते हैं कागज के टुकड़े या कंकड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। बताइए कि 1 रुपए को बता रहा है, ये 10 रुपए को बता रहा है, और ये 100 रुपए को बता रहा है। कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अभी आप 1000 पे जाएंगे, 10,000 पे जाएंगे तो फिर उतना नोट कहाँ से लाएंगे। तो आप बताइए कि ये जो नया संकेत मैं इस्तेमाल करूंगा 1000 का होगा। और बच्चे को जब ये अवधारणाएं समझ में आ जाती तो आगे उसको सब समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने से उन चीजों को बहुत अच्छे ढंग से करना शुरू कर देता है।
ठीक है, तो जब इस तरीके से हम संख्याओं को उनके सामने लेके जाएंगे, फिर उसके बाद आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि इस संख्या में आप बताओ इकाई दहाई कितने हैं, सैकड़ा कितना है और उनके मान कितने हैं। तो जब इस तरह से आप संख्याओं पे आने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, तो संख्याओं को समझने के बाद बच्चे को वापस स्थानीय मान बताने में दिक्कत नहीं होगी। हम क्या करते हैं, पहले संख्याएं बताते हैं, फिर उसके बाद उसका अर्थ पूछते हैं। इस क्रम को पलटना पड़ेगा। पहले हम अर्थ के साथ उसके साथ बात करेंगे, संख्याएं उसको बनाने देंगे, फिर उसके बाद आप पूछिए स्थानीय मान, बहुत आसानी से बताएगा। वो बता देगा कि जो 2 है, 100 के 2 नोट या 2 सैकड़े के प्रदर्शित करता है, इसका मान 200 इकाइयां है। ये 10 के 4 नोट को प्रदर्शित करता है या 4 दहाइयों को प्रदर्शित करता है और इसका कुल मान 40 है और इसका मान 5 है। तो आसानी से बता देगा कि इसका मान है 5 इकाइयां, इसका मान है 40 इकाइयां और इसका मान है 200 इकाइयां। और इनको हम सबको जोड़ेंगे तो वो उनका विस्तारित रूप मिलेगा। इस तरह से विस्तारित रूप क्या मिलेगा इनका, विस्तारित रूप मिलेगा। ये 200 सैकड़े को उसने जोड़ दिया, 200 धन 40 और धन 5। तो अब देखिए सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बस एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब इस पर बच्चों के साथ बात करें तो हमको अपने क्रम को वास्तविक वस्तुओं से या प्रतीकात्मक चीजों से शुरू करते हुए संख्याओं के बनाने के लिए पहले काम करना पड़ेगा। जब बच्चे को संख्याओं को बनाना आ जाएगा, उसको पढ़ना आ जाएगा, उसके बाद आप कोई भी संख्या देख के उसका स्थानीय मान पूछ सकते हैं। ठीक है, अब यदि कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सवाल पूछिए। स्नेहा जी आप कुछ सवाल करेंगी? जी सर, रोजी जी, लक्ष्मी जी, थान सिंह जी, कोई सवाल है स्थानीय मान के लिए? सर 4 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो सभी हाँ ज्ञान दूत फिर से जी ज्वाइन कर लेंगे इसी लिंक से। जी तब तक जी किसी का जी कोई सवाल है तो पूछ ले। जी मुझे तो समझ आ रही हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ और बड़े इंटरेस्ट के साथ समझ रहा हूँ, क्योंकि ये जो इसके गणित का जो दिनचर्या होती है बच्चों के बीच में, वो नए नए तरीका से समझाओ तो बहुत अच्छा बेटर रहता है और मैं सीख रहा हूँ बड़ी। ठीक है मैम। लक्ष्मी जी आप कुछ बोलिए, आपको क्या लग रहा है? सर मैं जुड़ गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा विलंब हाँ से हाँ, हूँ। सर सवाल एक वेलकम छोटा सा ये है कि स्थानीय जी मान में आखिरकार बच्चे को कहाँ तकलीफ होती है सर? हाँ इस पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें जी तो अगर आप भी अपने ठीक है। कुछ बिंदु से बताएं, या क्योंकि हाँ ठीक, सर इस पे चर्चा हुई शुरू में ही कि जब हम बच्चे के सामने कोई संख्या रखते हैं और बोलते हैं कि अब इसमें इन अंकों के स्थानीय मान बताओ, तो वो एक केवल सूचना के माध्यम से यदि हम उसे अपेक्षा करेंगे तो वो जीवन भर उसमें भ्रमित रहेगा या उसको रट लेगा कि यहाँ पर जो होता है उसमें 10 से गुणा करना पड़ता है, यहाँ जो होता है उसमें 100 का गुणा करना पड़ता है, वो रट के उसकी बात करेगा। ये बात शुरू में थान सिंह जी ने ये सवाल किया था, तो हमने वहीं से बात शुरू की थी कि ये समस्या बच्चे के साथ स्थानीय मान को लेकर के आती है। और जब वो स्थानीय मान को यांत्रिक तरीके से गुणा करके 10, 100 का, 1000 का गुणा करके पाता है, तो वो केवल एक मैकेनिज्म को इस्तेमाल करता है। उसको पता है कि ऐसा ऐसा करना पड़ता है, लेकिन क्यों करना पड़ता है ये उसके सामने हमेशा एक सवाल बना रहता है। वो ना तो कभी पूछता है, ना कभी शिक्षक उसको बता पाते। तो इसका हल ये है कि जब संख्याओं के बनने पे हम बात करते हैं, जब हम दहाई तक की संख्याओं को 99 तक की संख्याओं पे बात करते हैं, तो 99 के बनने को हम उसके सामने रखें। और जब गिनती 99 के बाद जब 100 पे आती है, तो 100 जिस समूह का नाम है वो बनता कैसे है?
यहाँ से हमको बात करनी पड़ेगी। तो 99 जब बात उसके सामने आ रही, तो 99 का फिगर दिख रहा है कि मेरे पास 9 बंडल हैं 10-10 वस्तुओं के और 9 चीजें हैं। जब एक चीज और मिलती है तब 10 चीजें हो जाती हैं। और हमने सीखा है कि 10 चीजों का हम बंडल बनाते हैं, तो फिर से एक नया बंडल बनाता है। तो चीजें तो अब 0 हो गई और उसके पास बंडलों की संख्या 10 हो गई, लेकिन 10 को लिखने के लिए उसके पास कोई आंकड़ा है नहीं। तो फिर वो सवाल उठता है कि 10 हो गया, अब क्या करें। तो उसने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया, उसके ब्लड में बात आ गई कि 10 हुआ माने मेरे को बंडल बनाना है। और चाहे 10 सैकड़े का बंडल हो, चाहे 10,000 का बंडल हो, या 10 लाख का बंडल हो, 10 बंडल हुए मतलब ये है कि मुझे उनका फिर से एक नया बंडल बनाना है और उसको एक नया नाम देना है। ये पैटर्न उसने स्वीकार कर लिया है। तो जैसे ही 10 के 10 बंडल बनते हैं, तो हम या तो सजेस्ट करें या खुद से बच्चा बताएगा कि इसका मैं नया बंडल बनाऊंगा। तो नया बंडल होगा, उसमें 10-10 के 10 बंडल होंगे और हम कहें कि अब इसको लिखो। तो बड़ा बंडल, छोटा बंडल और खुली चीजें। तो अब जो उसके सामने उसको लिखने को बोलेंगे, तो देख रहे हैं खुली चीजें एक भी नहीं है, तो लिखिएगा 0 खुली चीजें हैं। छोटा बंडल एक भी नहीं है, तो लिखिएगा 0 छोटे बंडल हैं। और बड़ा बंडल 1 है। तो 100 के आंकड़े को लिखना वो खुद से डेवलप करेगा। और जब 100 को लिखना उसको आ जाएगा, इसके हम 2-4 बार अभ्यास कराएंगे अलग अलग चीजों से। फिर हम कहेंगे चलो अब इसमें एक और मिलाओ। तो 100 में जब एक और मिलाते हैं, तब उसका नया नाम होता है, वो होता है 101। इस 101 का फिगर कैसा होगा, चित्र कैसा होगा, क्या सिचुएशन बनेगी। तो देखिएगा 100 का एक बंडल है, 10 का बंडल एक भी नहीं है, और एक चीज और शामिल है। तो जो हमने एक टेबल बनाया है चीजों का, 10 के बंडल का और 100 के बंडल का, वहां उस आकृति को लिखने को कहें, तो अपने आप संख्या बनाएगा कि मेरे पास एक चीज है, तो एक चीज के नीचे एक लिखूंगा। ढाई वाले बंडल या छोटे बंडल एक भी नहीं है, तो वहां 0 लिखूंगा। और एक बड़ा बंडल है जो 100 चीजों का है, वहां पर एक है, तो लिखिएगा 101। वो उसका 101 होगा। तो 101 को बनाने के लिए बिल्कुल सर, जुड़ गए सभी लोग लगभग, और लोग जी जुड़ेंगे। सर मैं बहुत जी अच्छे से समझा। और जो जी आपने बताया कि छोटी इकाइयां आई, इकाइयों से एक बंडल की परिकल्पना बनी, एक बंडल बढ़ता बढ़ता जब वैसे 9 बंडल हो गए, 99 के बाद 100, फिर 100 का बंडल बना। तो इस पे जी मुझे लगता है कि हम लाख समझाते हैं, फिर भी बच्चों को कुछ ना कुछ भ्रम रह जाता है। मतलब खास करके जैसे जैसे बड़े होते हैं, उनके ऊपर काम होता रहता है, तो वो भ्रम स्पष्ट हो जी जाता है उनको, उनसे निकल आते हैं। लेकिन कई बच्चे इस भ्रम में रह जाते हैं, अरे 245 या 3470 लिखा है, अब 7 का हाँ इसमें स्थानीय मान पूछ रहे, 7 तो 7 ही दिख रहा है। तो जी तो वहां पे किस तरह की रोचक गतिविधियां हम कर सकते हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो उनकी समझ को पक्का कर दे सर। यहाँ पे भी हम आपसे मार्गदर्शन खोजेंगे सर। जी बिल्कुल सर जी। इस पे भी मैं अभी बात किया सर। और इसमें मैंने बताया कि मान लीजिए बच्चा क्लास 3 में या 4th में है, और वहां पर उसको हम यदि 544 लिखने कह रहे हैं, वो इस तरह से लिखता है 544 लिखते हैं। वो 544 तार्किक ढंग से इस प्रकार लिखता है। अपनी जगह पर वो सही है, क्योंकि हमने कहा 500 लिखो तो उसने 500 लिखा, और 44 लिखने को कहा तो उसने 44 लिख दिया। इसका मतलब है कि उसको संख्याओं के नाम के आधार पर संख्याओं को लिखना ठीक तरह से आता है। लेकिन उसने संख्याओं को 544, जब हमने उसको लिखना सिखाया, इस तरह की चीजें लिखनी सिखाई थी, तो हमने केवल एक सूचना दी थी कि बेटा 544 ऐसा लिखा जाता है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं दिया कि 544 ऐसा क्यों लिखा जाता है। तो ऐसे बच्चों के साथ, या मुझे लगता है सभी बच्चों के साथ, जो जिनको हमको लगता है कि उन्होंने स्थानीय मान को सीख लिया, तो वास्तव में उन्होंने सीखा नहीं है सर। उन्होंने एक नियम रट लिया है कि कोई संख्या दी हुई है, तो उसमें जो पहली जगह पे है उसको वैसे लिख देते हैं, जो दूसरी जगह उसमें 10 के गुणा करके लिखते हैं, और जो तीसरी जगह उसमें हम 100 के गुणा करके लिखते हैं। ये सब उसके स्थानीय मान को प्रदर्शित करता है। ऐसा हमने उनको रटा दिया है, और बार बार 10 तो सवाल करके उन्होंने इसको एडॉप्ट कर लिया। लेकिन कॉन्सेप्ट उनके पास नहीं है। कॉन्सेप्ट होगा तभी जब हम वापस संख्याओं को बनने की प्रक्रिया के साथ उनको जोड़ेंगे, और ऐसा हमको थोड़े समय तक करना पड़ेगा। उसके बाद वो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या के लिए बहुत आसानी से उनका स्थानीय मान बता पाएगा। उसको हमको प्रोसेस या कोई मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे बच्चों के साथ अगर एक प्रॉब्लम आ रहा है, जो बच्चा इस तरह से लिखता है किसी चीज को, या बहुत बार ये देखते हैं कुछ लोग सवाल करते हैं कि 11,1111 लिखो। ऐसा सवाल कुछ लोग उलझाने के लिए पूछते हैं। 11
1000, 1100, 11 लिखो। तो ऐसा बहुत बड़े बड़े लोग भी लिखेंगे तो उन्होंने 11,000, 1100 और फिर 11, सॉरी, ये इस तरह से लिख सकते हैं, या पता नहीं और क्या क्या तरीके से वो संख्याओं को लिख सकते हैं। लेकिन जब हम 1100 कह रहे हैं तो बच्चे को समझ में आना चाहिए, जो मैं 1100 बोल रहा हूँ उसमें 1000 और 100 है। तो ये जो 1100 है अपने आप 1100 हो गया, और 11,000 में ये ऐसा हो गया, और 11 तो फिर यहाँ लिखा जाएगा। तो जो मेरी गिनती बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, ये समझ में आनी चाहिए। तो ये बात तभी समझ में आएगी जब उसने गिनती को बनने की प्रक्रिया को एडॉप्ट किया है। तो जो बच्चा बड़ा हो जाता है और उसने गिनती को उस तरह से नहीं सीखा जिस तरह से हम अपेक्षा करते हैं सीखना चाहिए, तो वापस से हमको गिनती बनने के प्रोसेस की तरफ जाना पड़ेगा। ये बात और है कि हम वस्तुएं इस्तेमाल नहीं करेंगे, कार्ड के इस्तेमाल करेंगे, जैसे, या फिर नोट एक बहुत अच्छी चीज है। अभी मैंने वही वाला एग्जाम्पल दिया था। ये 544 रुपए यदि हम उसको सचमुच में दें, ये मान लीजिए ये एक 100 का नोट है, ये दूसरा 100 का नोट है, ये तीसरा 100 का नोट है, ये एक चौथा हो गया, और एक 5वां नोट है। और 10 के कितने नोट है? तो 544 को गिनने के लिए उसके पास 10 के 4 नोट होंगे, और इनके लिए 4 चीजें होंगी, 4 सिक्के होंगे। तो अब देखेंगे, हम पूछेंगे इसको, या तो हम चौथी क्लास के बच्चे के लिए हम इकाई दहाई सैकड़ा कह सकते हैं, या एक लिख दें हम, 1 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपया, ऐसा भी लिख सकते हैं। बाद में आप नाम को कन्वर्ट कर दीजिए तो देख के लिखेगा कि जब मैं 504 को प्रदर्शित करना चाहता हूँ तो मुझे केवल संख्या लिखनी है, कि 100 का नोट कितना, 10 का नोट कितना, 1 के सिक्के कितने हैं। तो हम देखेंगे कि जो 504 रुपए हैं वो इस ढंग से वास्तव में दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम 1 रुपए के सिक्के 4 हैं तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, 10 रुपए के नोट 4 है तो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे, और 100 रुपए के नोट 5 है तो हम 5 लिखेंगे। हो कितना रहा है? 1 2 3 4 500, 10 20 30 40, 540, 41 42 43 44। तो ये जो कुल राशि है वो 544 रुपए की है, और लिखने के लिए वो इस तरह से लिखेगा। तो ये जो प्रक्रिया है वो वास्तविक प्रक्रिया है, जिसमें मूर्त रूप से चीजों को देखता है, और एक समय के बाद जब वो 2-4 दिन 10 दिन इसमें प्रैक्टिस कर लेता है, उसके बाद फिर इन प्रक्रियाओं की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप बोलेंगे उसको बहुत आसानी से वो लिखता चला जाएगा। अब बिल्कुल सर, आपने जो ये बिंदु रखा 11,000, 1100, 11 लिखने वाला, तो ये एक जी तरह का लिटमस टेस्ट का काम कर सकता है। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जी जब हमको लगता है कि हमारा बच्चा कुछ सीख गया है, या तो जी बीच में ऐसे प्रश्न करके हम जान सकते हैं कि वास्तव में उसने गंभीरता से उसको समझ लिया है या कुछ कमी रह गई है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट जी रहा। और दूसरी, संख्या जी बनाने की प्रक्रिया से हम काम करेंगे तो धीरे धीरे निश्चय ही वो विकसित होगा। और उस तरह सर, के जो, वही एक विकल्प है, बिल्कुल वही सर, एक विकल्प है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो बहुत मतलब देखा है मैंने कि बच्चों को साधारण स्थानीय मान के सवालों में कई बार कंफ्यूजन पैदा होता है, हाँ और वो भ्रमित हो जी जाते हैं। और खास करके जहां बीच में जी एक शून्य शून्य लग गया तो वो हाँ, और वो भी बहुत मुश्किल स्थिति होती है सर। जैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ उससे संबंधित। तो ये सच कुछ हम सबको भी भ्रमित करता है सर, केवल बच्चों की बात नहीं है, हम सब भी भ्रमित होते हैं। जैसे मान लीजिए 11,023 लिखना है, 11,023 लिखना है। अब 11,000 में तो 10,000 भी शामिल हो गया और 1,000 भी शामिल हो गया। सैकड़े कितने हैं यहाँ पर? हम बच्चे से पूछे कि जो संख्या दी जा रही है उसमें शुरू से पूछे हम, इकाई कितनी है, दहाई कितनी है, सैकड़ा कितना है, हजार कितना है, और 10,000 कितना है, इसको एनालिसिस करने दें। तो जो 23 कह रहा है, तो मालूम बच्चे ने इतने प्रैक्टिस की संख्याओं के साथ। शुरू में मैंने संख्याओं के बनने के समय पे बहुत फोकस किया था। ये पूरा गणित का आधार जो है वो संख्याओं को समझना है, चीजों को गिनना और उसके लिए संख्याएं बनाना। यदि किसी बच्चे के साथ इस पे काम किया गया ईमानदारी से, तो जीवन भर बच्चे को गणित मुश्किल नहीं लगेगा। वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, कोऑर्डिनेट पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन संख्याओं के कॉन्सेप्ट को यदि उसने सही ढंग से सीखा है तो गणित को एडॉप्ट करना उसने जान लिया, और फिर उस प्रवृत्ति के कारण उसको गणित जीवन में कभी मुश्किल लगेगा ही नहीं, ये मेरा विश्वास है। तो जब 11,023 जैसे एक संख्या हम उनको दे रहे हैं, इसको मैं शब्दों में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए वो इन संख्याओं को
पहले हमको सिखाना पड़ेगा कि जो चीजें हैं उसमें क्या क्या तुम्हारे पास है। तो सबसे पहले हम देखें 23, तो 23 का मतलब क्या है, ये 2 और 3 है, ये उसने सीखा है। तो उसमें 3 इकाइयां हैं, 2 दहाइयां, तो हम लिखें कि इकाई 3 है, दहाई 2 है। सैकड़े वाली क्या चीज है, सैकड़े में कुछ है ही नहीं, तो लिखेंगे सैकड़ा शून्य है। हजार कितना है, तो यहाँ पर बोल रहा है 11,000 है, तो 11,000 में क्या 10,000 शामिल है, तो बोलेगा हाँ 10,000 और 1,000 का मतलब 11 है। तो 10,000 और 1,000 का मतलब 11,000 है, इसका मतलब 1000 में 1 है और 10,000 में एक 10,000 है। एक 10,000 का नोट है या एक 10,000 है, तो ये देखेगा कि जो सूचना हमको दी गई है उसमें अलग अलग इस तरह की संख्याएं मौजूद हैं। तो अब हम उसको लिखने को बोलेंगे, तो लिखेगा इसको कि इकाई में है 3, दहाई में है 2, सैकड़े में है 0, हजार में है 1 और 10,000 में 1। तो ये जो एनालिसिस है, जो संख्याओं में लिखना है, वो यहाँ से जाना होगा। तो ये जब बात बनेगी, संख्याओं को बनाने की प्रक्रिया जो होगी वो इस तरह से जब जाएगी, तब बहुत आसानी से चीजों को कर पाएगा। और स्थानीय मान बताना माने इस प्रोसेस को उल्टा करना है। तो जब बनाने की प्रक्रिया को उसने अपने ढंग से किया, वो बता पा रहा है कि मैं इसको एक इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरे पास जो कलेक्शन है उसमें एक 10,000 है और 1,000 भी एक तो है, सैकड़ा नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं शून्य लिखा। 23 में 2 चीजें शामिल हैं, दहाई और इकाई शामिल है, वो इतना है। तो ये बनाना जो है वो उसने अगर अपने ढंग से किया, खुद से उसने किया, तो इनको वापस तोड़ना, इनको वापस अलग अलग करके बताना बहुत आसान हो जाएगा। हम बता दें कि ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, हजार है और ये 10,000। तो बहुत आसानी से तोड़ के इनको लिख सकता है। ये देखिएगा, अगर ये 10,000 है, 10,000 को लिखने के लिए 10,000 में एक संख्या रहेगी, हजार में एक शून्य रहेगा, सैकड़े में शून्य रहेगा और इकाई दहाई में शून्य रहेगा। और हम बता दें हजार जहां शुरू होता है कॉमा लगाना, तो उसको आसान हो जाएगा। तो ये जो है उसका मान इसका है, क्योंकि वो देख रहा है कि ये लिखा उसी इसी के लिए गया था, तो वापस बताना कि ये हमने किसके लिए लिखा था, ये हमने 10,000 के लिए लिखा था। इस प्रक्रिया को हम बाद में करते हैं, बोलते हैं इसमें 10,000 का गुणा कर दो। क्यों कर दो, ये जवाब हम ना तो उससे पूछते हैं ना बताते हैं, और बता भी देंगे तो रट लेगा। यहाँ पर जो है उसमें हम 10,000 का गुणा करते हैं, क्यों पता नहीं। यहाँ पर उसमें 1000 का गुणा करते हैं, तो जरूरत नहीं बताने की ये 1000 के स्थान पर है, तो इसके वैल्यू 1,000 के नोट के लिए यहाँ पर हमने लिखा था। सैकड़े का कोई स्थान यहाँ पर शून्य है, मैंने सैकड़ा वहां पर हमारे पास मौजूद नहीं है। 2 दहाइयां हैं जिसकी वैल्यू 20 है और 3 है, तो ये बारी बारी से इन सबके स्थानीय मान है। इन सबके बीच में यदि प्लस लगा दें तो वो उसके विस्तारित रूप को बता देगा। एक साथ हॉरिजॉन्टली लिख लें हम, या एक के बाद क्रम से लिख लें, तो ये सभी का जो समूह होगा वो किसी संख्या के विस्तारित रूप को बताएगा। और यदि अलग अलग लिखता है तो संख्या में शामिल हुए अंकों के अलग अलग सबके स्थानीय मान हो जाएंगे। तो कुल मिला के सर जो मेरी समझ है वो ये है कि किसी भी बच्चे के साथ जब हम स्थानीय मान पे काम कर रहे हैं तो हमको वापस से शुरू करना पड़ेगा, भले ही उसमें हमको 4-5 दिन 6 दिन लगेंगे, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो गया, संख्याएं उसके पास पहले से मौजूद है, तो उसके साथ पहली कक्षा के बच्चे जैसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो प्रतीकों के माध्यम से भी इकाई दहाई सैकड़ा तक बहुत आसानी से कर देगा। 1000, 10,000, लाख के भी हम नए नए प्रतीक बना सकते हैं, उनकी मदद से वो कर सकता है। जब इतना सीख जाए तो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ एक प्रैक्टिस और करानी चाहिए कि इस समूह को, जो 1023 जैसा समूह है, उसको हम कई तरह से बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिख रहा हूं, ये हमने लिखा, तो ये तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार के 2345 है, लेकिन हम चाहें तो इसका एक ग्रुप बना दें, ये सैकड़े को बताएगा, तो 2345। ये भी जैसे हम संवत सन बताते हैं तो हम कहते हैं सन 2022 कह रहे हैं, तो हम 2022 कह रहे हैं। अभी इसके पहले हम 1997 कहते थे, 1997 नहीं कहता था कोई। कौन सा साल चल रहा है, 1997 चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सैकड़े और हजार को मिला के सैकड़े में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, 19 सैकड़े को बता रहे हैं, तो 1997 ये हम कह रहे हैं। तो जैसे 97 का ग्रुप बना, वैसे 19 का भी ग्रुप बनता है। और ये जो गिनती है बाद में जब हम कहते हैं 75 करोड़, ये 5,000 करोड़ रुपए, ये 2 लाख करोड़ रुपए, या इतने करोड़ और दूसरी संख्या, तो हमारी इकाइयां बदलती रहती है। जब हम दशमलव पे बात करना शुरू कर देंगे मान लीजिए बच्चों के साथ, तो हम इसको बता सकते हैं कि ये
2345 या 2345.34 है, तो हम 34 क्यों कह रहे हैं, 34 क्यों नहीं कह रहे हैं? इसका जवाब भी बच्चे के साथ करने में आसानी होगी, बशर्ते हमारा प्रोसेस आगे बढ़ने का संख्याओं का इसी तरह से होगा, तब इनको अलग अलग ढंग से समझेगा। वो बता सकता है कि इसको हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, हम दशमलव की यहाँ भी लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 23.4534 सैकड़े या 23.4534 100। हम दशमलव के यहाँ पर भी लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2.345334 हजार। तो संख्याओं को अलग अलग ढंग से ही बताया जा सकता है, 2345, 2345.34 या 2.345334 हजार, ऐसा भी उनको बताया जा सकता है। हालांकि ये काम बड़ी कक्षाओं के बच्चों के लिए मददगार होगा, लेकिन एक बेस, एक जमीन हम बच्चे के लिए तैयार कर देंगे संख्याओं को समझने की। सर बिल्कुल सर, बहुत स्पष्ट किया आपने, और खास करके जो 11,023 वाला जो उदाहरण लिया आपने उसमें बहुत स्पष्ट हुआ। और हम लोग अमूमन शिक्षक के रूप में क्या होता है कि क्लास में 5, 7, 10 बच्चे हैं तो 2-3 बच्चे समझ लेते हैं और उसमें आगे बढ़ जाते हैं, स्थानीय मान को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। मुझे लगता है कि स्थानीय मान को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि आगे दशमलव का जितना खेल होगा उसमें स्थानीय मान की समझ मजबूत रहेगी तो बच्चा बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। सर बिल्कुल, तो बिना स्थानीय मान की समझ बनाए से दशमलव पे जाएंगे तो वो केवल उसको यांत्रिक तरीके से स्वीकार करेगा और अपनी मेमोरी में क्रम से उसको सेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन समझेगा नहीं। हमको भ्रम यही होता है सर, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि 10 में अगर 2 बच्चों ने कर लिया तो हमको लगता है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट को समझा है। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट को नहीं समझते, वो प्रोसेस को समझते हैं। तो प्रोसेस समझना कॉन्सेप्ट को समझने से बहुत छोटी चीज है सर, और उससे केवल सवाल हल करता है, बिना समझे सवाल हल करता है। उसने प्रक्रिया याद कर ली, जैसे भाग की प्रक्रिया में हम बात कर रहे थे, तो वो उस एल्गोरिदम जिसको हम कहते हैं उस प्रक्रिया को सीख जाता है कि मुझे भाज्य को यहाँ लिखना है, भाज्य को वहां लिखना है, फिर पहाड़ा पढ़ना है, फिर जितना आया उसमें घटाना है। उसको एक नियम के रूप में याद करते हैं, वो देख नहीं पाता उसके पीछे हो क्या रहा है। और यही बात गणित के हर पहलू के साथ लागू होती है। तो हम जहां से भी, जिस बच्चे के साथ भी शुरू करें, हम देखेंगे उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, और यदि उसको हम ठीक करना चाहते हैं सचमुच में, और ये चाहते हैं कि भविष्य में उसको गणित में कोई दिक्कत ना हो, तो हमको वापस जाके संख्याओं के बनने से शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये काम बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेगा, क्योंकि बड़ा बच्चा थोड़ा मेंटली मैच्योर होता है, वो जल्दी से अडॉप्ट करता है, खुद से चीजों को आगे बनाता चला जाता है। बस यही है कि सिस्टमेटिकली हम उसके सामने सवाल रखें, थोड़े कठिन से और कठिनतर बनाते चले जाएं, तो चीजों को बहुत बेहतर ढंग से करता चला जा सकता है वो। बिल्कुल सर। तो सर ये मेरा अनुभव है, यदि हमारे साथी कुछ सवाल करना चाहें तो मैं स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि कुछ सवाल पूछे जाए। लक्ष्मी जी, आप कुछ सवाल पूछिए। आपने स्थानीय मान पढ़ाया है बच्चों को कभी? जी सर, पढ़ाया तो नहीं है, पर सर बताया तो समझ में आ गया। तो आप एक बार बच्चों को पढ़ाकर स्थानीय मान या फिर उनकी थोड़ी एक उस पर जांच करके बताएंगी अगली क्लास में? जी हाँ सर। ठीक है। आरती मैम, आपका कोई विचार इसमें, कोई प्रश्न? जी सर, मेरे को भी कभी मौका नहीं मिला सर गणित का पढ़ाने के लिए, ठीक है मैडम। क्योंकि मैं ऊपर वाले क्लास में पढ़ाती हूँ। मेरा समाज विज्ञान हिंदी सब्जेक्ट है, तो मेरे को भी सीखने के लिए मिला काफी कुछ सर इसमें। जी जी जी, ठीक है जी मैडम। सर। अनीता मैम, आपका कोई प्रश्न या कोई विचार? जी सर, मैं तो पढ़ा चुकी हूँ, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए सर, पढ़ लिए, ये सब सीख गए। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थान सिंह जी, अपना कोई विचार इसमें? सर मैं तो बता दिया था कि सैकड़ा और इकाई और दहाई में जो बच्चों को कंफ्यूज होता है उसको हम यदि बंडल से करें तो बेहतरीन तरीका से बच्चे सीख सकते हैं। लेकिन उसमें वही कंफ्यूज होता है जो पहले बताया था मैं, सैकड़ा में बच्चे सीधा सीधा सैकड़ा लिख देते हैं और उसको बाकी अंक को लिख देते हैं, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन उसको बंडल के माध्यम से सिखाएंगे तो बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। मुझे बिल्कुल सिखाने का बिल्कुल। मौका अच्छा मिला है सर इसमें। नहीं, बहुत बढ़िया। और वही बात है, संख्या बनाना सीख जाएंगे बच्चे तो संख्याओं से जी घबराएंगे नहीं। बाद में दशमलव भी आएगा तो उनको डर नहीं लगेगा। नहीं तो दशमलव को जी देखते ही कई बार बच्चे घबरा जाते हैं, ये क्या चीज हो गया।
तो बड़े बड़े लोगों को भी कल्पना नहीं होगी कि अगर 23.345 बोला जाए तो कंफ्यूज आएंगे, 345 क्या है, कितना बड़ा टुकड़ा है, कितना बड़ा टुकड़ा है। जी और 2 दशमलव के अंकों को तुलना करने दे दिया जाए 23.345 और 23.268, तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। तो सर ने बहुत ही सुंदर बताया है और मुझे लगता है सबको इसका लाभ मिलेगा। अंततः शिरीष सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिरीष सर, आपका कुछ विचार? सर मैं तो आप लोगों को और खासकर श्रीवास्तव सर को सुनकर बहुत कुछ लाभ ले रहा हूँ। मुझे छोटी क्लास को पढ़ाने का अभी तक मौका तो नहीं मिला है, लेकिन अगले वर्षों में मैं चाहूंगा हाँ कि मैं भी केजी और प्राइमरी के कुछ बच्चों को लेकर इस तरह का प्रयोग करूं और प्रत्यक्ष अनुभव इसका लूं। अभी तक तो मुझे इसका अनुभव नहीं मिला है। बिल्कुल सर, हमें आपकी ओर हम बहुत आशा से देखते हैं कि आप हमें मार्गदर्शन भी देंगे और आपके साथ कुछ और भी शिक्षक इसमें इसका लाभ लेंगे और कुछ और भी इनपुट्स मिलेंगे ताकि हम अपने आप को और बेहतर कर सके सब मिलकर। तो इसी के साथ हम लोग तब अपने सुधीर सर को धन्यवाद देंगे और फिर अगले सप्ताह उनसे निवेदन करेंगे कि वो यूं ही हमें अपना समय अपने द्वारा चुने हुए किसी विषय पर देंगे। सुधीर सर। धन्यवाद सर आप सभी को। मेरा जो अनुरोध है सिर्फ इतना ही रहता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम अगर फील्ड से निकल के आते हैं बच्चों के साथ काम करते हुए, तो वो हमारे रास्ता को तय करने में बहुत मदद करते हैं। सचमुच में बच्चे किस तरह की कठिनाइयां फेस कर रहा है और जो तरीके हमारी कल्पनाओं में आते हैं उनको हम आजमा के देखें तो पता चलता है कि हम जो सोच रहे हैं वो कितना सही है गलत है। फिर यदि हम गलत होते हैं तो हमको फिर से एक नए रास्ते को चुनने में मदद मिलती है। तो ये जो प्रक्रिया है जो दोनों तरफ से चलती है बच्चों और शिक्षक के बीच में, वो कंटिन्यूअस चले, फिर उन समस्याओं पे हम बात करें तो शायद हम ज्यादा बेहतर परिणाम की तरफ जा सकते हैं। अभी मेरे साथ तकलीफ यही है कि मेरे पास बच्चे उपलब्ध नहीं जिनके साथ मैं काम कर पाऊँ। तो जब मैं करता हूँ तो वहां से बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिलती है। तो हमारे साथ एक बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे साथी हैं उनके पास बच्चे हैं, तो किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर उनके साथ काम करें और चीजों को नोट करें कि कहाँ सीख रहा है बच्चा, कहाँ मुश्किल हो रही है। तब वो जीवन समस्याओं के साथ जूझने में जो मजा आएगा वो हम सबकी सीखने में मददगार होगा। मैं बस इतना ही अनुरोध करना चाहता हूँ सर, और आप सबने सुना, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मैं सभी साथी से निवेदन करूंगा कि गणित के किसी और भी टॉपिक में आपको कोई समस्या बच्चों के साथ आती है तो कृपया उसका लिस्ट बनाना शुरू करें। देखिए, उससे हमें बहुत मदद मिलेगी। इतना ही आपसे निवेदन है कि जो समस्या आती है, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाने में कठिनाई आती है कि ये कॉन्सेप्ट बताने में, या फिर जिस कॉन्सेप्ट को आप बताते कुछ और है, बच्चा कुछ और सीख लेता है, वो भी नोट कीजिए। जब आप इस तरह से नोट करेंगे ना तो यकीन मानिए कि आप इतने बड़े शिक्षक बन के निकलेंगे जिसकी कोई कल्पना नहीं हो सकती। तो ये निवेदन सर का मैं भी आपसे दोहराऊंगा और मैं भी इस पे कुछ काम करके कुछ चुनौतियां लेकर अगली बार सर से मिला करूंगा। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू सर।